हे गाइस, ऑडियो यूपीएससी के स्टैटिक कम करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अभी यह चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में मिजोरम के एक एमएलए को इस लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मतलब वो अब एमएलए नहीं रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह लॉ क्या है और किस तरह से इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सबसे पहले 1985 में शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब यह एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें नहीं था। एंटी डिफेक्शन का बेसिकली मतलब होता है दल बदल कानून। तो जब जब आप देखते होंगे कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रहती है किसी सदन में, तो कभी कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग उस पार्टी से जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं और इस तरह से वे अपना दल बदल लेते हैं। तो जब ये 70s और 80s का टाइम था, उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत होती थी। मतलब हर दूसरे दिन एक एमएलए या फिर एमपी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता था और इस वजह से सरकार गिर जाती थी और स्टेबल नहीं होती थी। तब सरकार ने सोचा कि हमें एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि ये जो एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये इतनी आसानी से ना जा सकें और इस तरह से सरकार एक स्टेबल सरकार बन पाए। अगर कोई भी सरकार बने, मतलब कि वे जल्दी गिर ना सके क्योंकि एमएलए दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तब उस समय सरकार ने 10वां शेड्यूल लाया और उस 10वें शेड्यूल के तहत सन 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, जिसको 52वां अमेंडमेंट कहते हैं। तो 52वां नंबर का अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट करके सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जोड़ दिया और इस 10th शेड्यूल में ही इस एंटी डिफेक्शन लॉ से दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं, इसके लिए सरकार ने नियम बनाए। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि ये 10th शेड्यूल में दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में और यह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाया गया था। इसका मतलब ये सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 52nd नंबर का अमेंडमेंट था और 10वें शेड्यूल में इसके बारे में दिया गया है। और यह कानून जो है यह सभी में अप्लाई होता है, एमएलए में भी अप्लाई होता है, मतलब जो विधायक होते हैं राज्यों में, और एमपीज में भी अप्लाई होता है, मतलब कि जो पार्लियामेंट होते हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इस जो लॉ है इसके संबंध में निर्णय कौन देता है? इसके संबंध में निर्णय देते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब कि अगर लोकसभा की बात हो रही है तो वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर। और अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन। और अगर राज्यों की बात होती है तो वहाँ पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर, जिन्हें हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। तो हर एक जो सदन होता है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस पर निर्णय देते हैं। और अब देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या है, मतलब किस आधार पर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि वो दल बदल भी रहा है कि या नहीं। तो सबसे पहले मानते हैं कि एक व्यक्ति जो है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्लियामेंट या फिर किसी इस राज्य की विधानसभा में पहुंच जाता है। अब अगर वे व्यक्ति निष्पक्ष रूप से, मतलब निर्दलीय रूप से जीत कर आए हैं और अगर वे अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल हो जाते हैं तो उनका इस लॉ के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब अगर व्यक्ति पहले से निर्दलीय रूप से चुनाव जीत कर आया है लेकिन बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो इसके दायरे में आ जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी के तहत आया है। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी से 10 लोग जीत कर आए हैं और उनमें से एक व्यक्ति अपनी सीट को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो इस लॉ के अंतर्गत आ जाएगा और उसे अपनी सीट त्यागनी पड़ेगी, मतलब वो मेंबर नहीं रह पाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है और आज किसी मुद्दे पर वोट होने वाली है तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी मेंबर्स को बोल दिया है कि इसके पक्ष में या फिर इसके विपक्ष में वोट डालना है, लेकिन कोई मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी के विपरीत जाकर कार्य करता है। मतलब अगर उसने कहा है कि पक्ष में वोट डालना है तो वो विपक्ष में वोट डाल देता है, तो वो व्यक्ति इस लॉ के दायरे में आ सकता है। शर्त यह है कि अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने 15 दिन तक उस व्यक्ति को माफ़ नहीं किया हो। मान लीजिए कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक विधायक था और मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष में वोट डाल दिए, मतलब उसने जो मुझे निर्देश दिया था पॉलिटिकल पार्टी ने, मैंने उसके विपरीत कार्य किया है। चाहे वोट डाला है, चाहे तो वोट ना भी डालें, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि आपको उस दिन उपस्थित रहना है सदन में और आप उस दिन उपस्थित नहीं रहेंगे
तो भी आप इस लॉ के दायरे में आ सकते हैं। मतलब कि आप कोई भी कार्य अगर पॉलिटिकल पार्टी के कहने के विपरीत करेंगे, अगर उसने व्हिप जारी किया है कि इस तरह से कार्य करना है और आप जो विधायक हैं वो इसके विपरीत कार्य करते हैं, तो वो इस लॉ के दायरे में आ जाएंगे अगर 15 दिनों तक उन्हें माफ़ नहीं किया गया है। मान लीजिए 15 दिन के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी अपने उस विधायक को माफ़ कर देती है, तो वो इस लॉ से बच जाएंगे, नहीं तो अपने आप वो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और कुछ क्या होते हैं, चौथा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉमिनेटेड हुआ है, मैंने पहले क्या बताया, एक व्यक्ति निर्दलीय आ गया था, अगर वो उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो वो हट जाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के तहत आया दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो हट जाएगा। तीसरा, कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी के विपरीत कार्य करता है और 15 दिन के अंदर उसकी पार्टी उसको माफ़ नहीं करती है तो वो हट जाएगा। और चौथा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड व्यक्ति भी तो हो सकते हैं, मतलब नामित, मतलब वो चुनाव लड़कर नहीं आते हैं, उनको राज्यपाल, अगर राज्य की बारे में हो रहा है और अगर केंद्र के विषय में बात हो रही है तो राष्ट्रपति नामित करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति नामित किया गया है और वो आकर सदन में बैठता है, तो वो 6 महीने तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 माह के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो इसके तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कि वो इस लॉ के दायरे में आ जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति नॉमिनेटेड होते हैं, अगर उन्हें किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है तो वो 6 माह के अंदर ही ज्वाइन करते हैं। अब इस लॉ के अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिससे कि मास अगर कन्वर्जन हो रहा है, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ऑटोक्रेसी आ गई है, तो उसके मेंबर्स जो हैं अब लीडर्स के साथ विचार में सहमति नहीं रखते हैं, तो अगर एक साथ वे किसी अन्य पार्टी में जा रहे हो तो इस स्थिति में उन्हें कुछ छूट दी जाती है। तो पहली छूट ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है, मर्ज का मतलब मिलना है, मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में समा जाए, उसके साथ जाकर मिल जाए, तो इस स्थिति में किसी पार्टी के मेंबर्स को अपने पद से मतलब कि एमएलए या फिर एमपी की सीट से हाथ नहीं धोना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए उस पार्टी में आधे लोग चाहते हैं कि हम मिल जाएं, आधे लोग नहीं चाहते मिले, तो इस स्थिति में अगर 2/3 लोग, इस पार्टी के 2/3 लोग जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो भी में इस पार्टी के इन मेंबर्स को भी कुछ नहीं होगा और जो 1/3 बचे होंगे उनको भी कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 2 एक्सेप्शन है, एक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी से मर्ज हो जाए, मतलब पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो जाए, और दूसरा क्या बताया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 से ज़्यादा लोग, मतलब कि मान लीजिए 100 लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो 66 होता 2/3, लेकिन 67 लोग होने चाहिए कम से कम, थोड़ा ज़्यादा हो, 67 से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इतने लोग जाकर दूसरी पार्टी से मिलने चाहिए। तो ये 67 लोग भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और बाकी के जो 33 लोग होंगे वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस लॉ के संदर्भ में निर्णय कौन देता है, तो इस लॉ के संदर्भ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर निर्णय देते हैं। लोकसभा के संबंध में हमारे स्पीकर देते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, सभापति जिनको बोलते हैं। और पहले जब ये नियम बनाया गया था तो उस समय इस नियम को कोर्ट के दायरे से दूर रखा गया था। जैसा कि आप सुना होगा, एक जुडिशियल रिव्यू नाम का कॉन्सेप्ट होता है। जुडिशियल रिव्यू में क्या किया जाता है कि जब एक पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है या फिर केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है तो उस नियम को कोर्ट देख सकती हैं, मतलब उसका रिव्यू कर सकती हैं कि क्या ये नियम सुसंगत है कॉन्स्टिट्यूशन से कि नहीं। तो पहले जब ये नियम बनाया गया था 1985 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके इस नियम को लाया गया था, तब ये प्रावधान किया गया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी निर्णय देंगे वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेगा, मतलब कि उस पर उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे सकती है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर सकती। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को चेक कर सकते हैं कि क्या ये डिसीजन सही भी है या फिर आर्बिट्रेरी दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आमतौर पर उसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो कि सदन में बहुमत में होती है। तो जब बहुमत में होती है तो वो शायद एक तरफ से बायस्ड हो सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये बोला कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में इनके डिसीजन के खिलाफ किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है।
और इसके अलावा इस लॉ में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें दूर करने के लिए कई बार कुछ कमेटीज़ का गठन किया गया था, कई रिपोर्टें आई थी। तो उनमें से कुछ रिपोर्ट के बारे में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले दिनेश गोस्वामी कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी थी कि ये लॉ तभी लागू होना चाहिए जब एक व्यक्ति अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दे खुद ही। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये केवल इस कंडीशन में लागू हो कि एक व्यक्ति अपनी पार्टी में से चुन कर गया, अब वहाँ जाकर अपनी सदस्यता त्याग देता है। और दूसरा ये है कि अगर वो व्यक्ति अपने पार्टी के नियम के खिलाफ जाकर वोट करता है, केवल कब, पहले ऐसा जब मैंने बताया कि इस लॉ के अंतर्गत क्या है, इस लॉ के अंतर्गत ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ भी काम करता है, मान लीजिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि आपको आज के दिन सदन में नहीं जाना है, लेकिन वो सदस्य उस दिन सदन में चला जाता है, तो भी वे व्यक्ति जो सदस्य गए हैं सदन में, वे इस लॉ के दायरे में आ जाएंगे और उनको अपनी जो मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है अगर 15 दिनों के अंदर वो माफ़ नहीं किए जाते हैं। तो ये जो कमेटी थी दिनेश गोस्वामी कमेटी, इन्होंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि कई बार हमारी आइडियोलॉजी पार्टी से भिन्न हो सकती है। तो ये केवल तब होना चाहिए जब केवल बहुत बड़ी बात हो रही हो, जैसे कि मान लीजिए आज इस विषय में वोटिंग है कि सरकार बनी रहे कि नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि अब सरकार के डेंजर में है, खतरे में है कि सरकार को गिराना है कि बचाना है। तो ऐसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में ही ये नियम लागू होना चाहिए और सभी नियमों में नहीं, मुद्दों में नहीं लागू होना चाहिए। ये इस कमेटी की अनुशंसाएं थी। इसी तरह लॉ कमीशन ने भी अपनी कुछ अनुशंसाएं दी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि ये केवल स्प्लिट और जो मर्जर का कॉन्सेप्ट है ये हटा देना चाहिए। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होती। मैंने क्या बताया कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी गई चुनकर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी चुनकर गई, और मान लीजिए ये वाली पॉलिटिकल पार्टी इसमें जाके मर्ज हो जाती हैं, तो जब दोनों मर्ज हो जाएंगी तो दोनों डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाती हैं। लेकिन लॉ कमीशन ने अपनी अनुशंसाएं ये दी हैं कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी चुनकर जाती है विधानसभा या फिर लोकसभा में, तो लोग अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार उसको वोट देते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है और इसकी अलग है। और जब ये जाकर वहाँ पर मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो लोग एक तरह से ये देखते हैं कि इनके साथ ठगी हुई है, कि इन्हें गलत गुमराह किया गया है, कि हमने वोट इस आइडियोलॉजी के लिए दिया था लेकिन आप दोनों ने मिलकर दोनों की आइडियोलॉजी को ही बदल दिया। तो लॉ कमीशन का ये अनुशंसा थी कि जब ये दो मर्ज हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हें भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। और इसके अलावा कई बार देखा गया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो शुरू में ही, मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है उसके पहले ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन बना लेती हैं, और जब ये गठबंधन जीत जाता है तो यहाँ आकर इनकी सरकार बन जाती है। और कई बार ये सरकार का ये गठबंधन की एक पार्टी अपनी पुरानी वाली पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी से मिल जाती है, और इस तरह से ये वाली जो पहली वाली पार्टी होती है ये अल्पमत में आ जाती है और इन दोनों की सरकार बन जाती है। तो इसको भी इसने लॉ कमीशन ने बोला था कि ये भी गलत है, क्योंकि लोगों ने इन दोनों की मिली जुली आइडियोलॉजीज को वोट दिया था, और आप जाकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिला लेते हैं तो ये भी एक तरह से डेंजर का साइन है कि लोगों को गुमराह आप कर रहे हैं। तो इस तरह से दो तरह से इन दोनों को एग्जेम्प्ट करने को लॉ कमीशन ने अपनी अनुशंसा दी थी। और तीसरी अनुशंसा ये दी थी कि व्हिप्स जो होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी करती हैं, जो मैंने बताया कि आदेश जारी कर देती हैं कि आपको आना है कि नहीं आना, वो केवल तब के लिए होना चाहिए जब सरकार खतरे में है। मतलब आज वोट करना है कि सरकार बनी रहे बहुमत में या फिर नहीं। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी एक अनुशंसा दी थी जो कि मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, इसको आप अच्छे से याद रखिए। आप जैसा कि मैंने बताया कि इस संदर्भ में निर्णय कौन देता है, निर्णय देता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो कि बहुमत में होती है आमतौर पर। तो ये एक तरह से कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ये एक पक्ष में ज़्यादा झुक जाएं और दूसरे पक्ष में कम झुके रहें। तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये निर्णय प्रेसिडेंट का होना चाहिए और राज्य के संदर्भ में गवर्नर का होना चाहिए, ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और प्रेसिडेंट भी या फिर गवर्नर भी किसकी अनुशंसा में काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा में।
मतलब इलेक्शन कमीशन जो भी सलाह देगा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को, वो उनको माननी ही होगी। तो इस तरह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे देश में निष्पक्ष बॉडी है, वो केवल अपने अनुसार कार्य करती है, जिस पर सरकार का दबाव नहीं होता। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसंधान जिसे सरकार को समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये सही भी है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।